स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कि आखिर बाजीराव ने अचानक इरादा क्यों बदला। साथ ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई को शिवनेर के किले में एक बेटा हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी के पिता शाहजी निजाम के अधीन पूना के एक छोटे जागीरदार थे। 1630 से 1636 तक शाहजी युद्धों में व्यस्त रहने के चलते घर से दूर रहे। शिवाजी की परवरिश दादोजी कोंडदेव और मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। हालांकि इतिहासकार जादूनाथ सरकार कहते हैं कि शाहजी जीजाबाई से अलग होकर तुकाबाई मोहिते के साथ रहने चले गए थे। तुकाबाई और शाहजी का भी एक बेटा हुआ वेंकोजी। शिवनेर का किला मुगलों के कब्जे में चला गया तो जीजाबाई और दादोजी शिवाजी को लेकर पुणे चले आए। शिवाजी ने महज 16 साल की उम्र में बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे और ऐसाजी कंक जैसे लोगों के साथ आदिल शाह के अधीन आने वाले पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1646 में दादोजी का निधन हुआ तो छत्रपति शिवाजी ने पिता की जमींदारी पूरी तरह संभाल ली। उन्होंने तोरण के पास एक और किला बनवाया और इसका नाम रायगढ़ रखा। इसके बाद शिवाजी का विजय अभियान शुरू हुआ। उन्होंने चाकन, पुरंदर और कोकना जैसे किलों पर कब्जा किया। पुणे के आसपास की सह्याद्री पर्वतमाला उनके कब्जे में आ चुकी थी। इसके बाद थाने के तटीय इलाके पर काबिज मुल्ला अहमद को हराया। उत्तरी इलाके में महुली का किला, कोकण और रायरी का किला जीता। रायरी को ही बाद में रायगढ़ कहा गया, जो शिवाजी की राजधानी बना। छत्रपति शिवाजी के अभियानों को चलते आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिवाजी रुके नहीं। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद 18 साल का अली बीजापुर का सुल्तान बना। सुल्तान का सबसे बड़ा कमांडर था अफजल खान। 7 फुट का अफजल अभी तक किसी से हारा नहीं था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार लेकर शिवाजी से जंग करने निकला। अब तक शिवाजी ने इतनी बड़ी सेना से युद्ध नहीं लड़ा था। उनको पता था कि सीधी लड़ाई में अफजल का मुकाबला मुश्किल होगा, इसीलिए वो अपनी सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। लड़ाई कई दिन अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। आखिरकार 10 नवंबर 1659 के दिन शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। मराठा इतिहासकार कहते हैं कि अफजल खान ने शिवाजी से आदिल शाही अधीनता स्वीकार करने की बात कही और आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाना चाहा। गले लगाते ही उसने खंजर से शिवाजी की पीठ पर वार किया। शिवाजी तो वार से बच गए, लेकिन उन्होंने वाघ नख निकालकर अफजल के पेट पर वार कर दिया। घायल अफजल भागा तो शिवाजी के एक साथी ने उसका सिर कलम कर दिया। पहला हमला शिवाजी ने किया या अफजल ने, इस पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। अफजल की मौत के बाद शिवाजी के लोगों ने 3 घंटे में अफजल के 3000 सैनिकों को मार डाला। अफजल की मौत के बाद आदिल शाही कमजोर पड़ गई। शिवाजी ने बिना समय गंवाए फरवरी 1660 तक कोंकण और कोल्हापुरी के कई इलाके कब्जा लिए। इस बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए अहमदनगर से पुणे भेजा। शाइस्ता भी शिवाजी को हराने में असफल रहा। 1664 में शाइस्ता को पुणे छोड़ना पड़ा। जब शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा। जयसिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुंचा। पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसे कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शिवाजी की हार हुई और उन्हें समर्पण करना पड़ा। यह शिवाजी की पहली और आखिरी हार थी। समझौते के तहत उन्हें पुरंदर सहित अपने जीते हुए 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही यह वादा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में बैठकर शिवाजी दक्कन भाग निकले। करीब 2 साल तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पुणे के पास कोंडाना के इलाके पर कब्जा किया। हालांकि इस युद्ध में शिवाजी के खास साथी तानाजी मालुसरे मारे गए। अगले कुछ महीनों में छत्रपति शिवाजी ने वह इलाके वापस पा लिए जो उन्हें पुरंदर की संधि में मुगलों को सौंपने पड़े थे। अब तक मुगल शिवाजी को दक्कन के सुल्तानों के बराबर नहीं आंकते थे, उन्हें महज एक जागीरदार की तरह देखते थे। कई मराठा भी शिवाजी के भोसले वंश के खिलाफ थे। छत्रपति शिवाजी ने 6 जून 1674 को अपनी ताजपोशी तय की।
ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली अधिकारियों सहित हजारों लोग इस समारोह में आमंत्रित किए गए। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी चुना और 5 दिन के भव्य कार्यक्रम के दौरान शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। डच दस्तावेजों के अनुसार इस कार्यक्रम में 52 लाख हूंड खर्च हुए थे। नवंबर 1678 में शिवाजी को एक बड़ा झटका लगा जब उनके बेटे संभाजी मुगलों के साथ चले गए। फिर दिसंबर 1679 से शिवाजी की सेहत खराब रहने लगी। इसके बाद वह कभी ठीक नहीं हुए। लंबी बीमारी के बाद 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर अपनी किताब द रेनेसा स्टेट में लिखते हैं, कई लोग शिवाजी के राज्य को हिंदू राज्य समझते हैं, जिस तरह आज धर्म को देखा जाता है। शिवाजी का राज्य उस तरह का हिंदू राज्य नहीं था, न ही उन्हें संकीर्ण अर्थ में मराठा माना जा सकता है। वह इन सब से बढ़कर थे। उनके शासन में कई मुसलमान ऊंचे ओहदों पर थे। सेना में 700 से ज्यादा पठान थे। उनके निजी रक्षकों में भी एक मुसलमान था। पूरे जीवन में उन्होंने एक मस्जिद नहीं गिराई। मुस्लिम इतिहासकार खफी खान शिवाजी के बड़े आलोचक थे। उन्होंने शिवाजी को नरक का कुत्ता तक कह दिया था। इसके बावजूद रफी खान ने शिवाजी की तारीफ में लिखा था, अगर कभी शिवाजी के हाथों में कुरान पड़ जाती तो उसे बड़े श्रद्धा सम्मान के साथ रखते और अपने मुस्लिम सेवकों को दे देते थे। छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। संभाजी का खजाना खाली था। सेना भी घटकर सिर्फ 30,000 की रह गई थी। संभाजी में अपने पिता की तरह मराठों को एकजुट रखने का कौशल नहीं था। उनके कई अपने लोग भी औरंगजेब की जासूसी करने लगे थे। फरवरी 1689 में कोकड़ इलाके में एक जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी और उनके 25 साथियों को पकड़ लिया। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर से बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी गई। संभाजी ने इस शर्त के जवाब में कागज पर लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे तो वह इस्लाम अपना लेंगे। इस जवाब पर भड़के औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके सिर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगलों ने शाहू जी को कैद कर लिया था। इधर नए पेशवा बने राजाराम को मुगलों से अपनी जान बचाने तमिलनाडु के जिंजी भागना पड़ा। इस दौरान करीब 10 साल राजाराम के 2 कमांडर संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य चलाया। इधर बूढ़े हो चले औरंगजेब की विरासत के लिए बेटों में तलवारें खिंच गई। 26 साल चली लड़ाई से थका हुआ औरंगजेब अब समझ चुका था कि मराठा विजय पर उसका सपना पूरा नहीं होगा। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। साल 1700 में राजाराम के बाद उनकी विधवा ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। इधर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने शाहू जी को जेल से रिहा कर दिया। शर्त यह थी कि शाहू जी मुगलों के लिए काम करेंगे। जनवरी 1708 में शाहू जी सत्ता पर काबिज हो गए। कई इतिहासकार लिखते हैं कि शाहू जी के सत्ता पर काबिज होने के बावजूद उन्हें मुगलों का दरबारी समझा जा रहा था। उनके अपने लोग मुगलों के लिए उनकी जासूसी करने लगे थे। ऐसे में शाहू जी की नज़र एक वफादार पर पड़ी जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। मूल रूप से कोंकण के रहने वाले बालाजी कभी क्लर्क की नौकरी किया करते थे। कूटनीति में माहिर और विनम्र स्वभाव वाले बालाजी को अगस्त 1711 में सेना बढ़ाने का जिम्मा मिला और 17 नवंबर को शाहू ने उन्हें पेशवा यानी प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि सिर्फ 9 साल की पेशवाई के बाद 12 अप्रैल 1720 को बालाजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद का दौर बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का था। वह मराठा योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज लहराया। 1720 में बालाजी की मौत के तुरंत बाद शाहू जी ने 20 साल के बाजीराव को पेशवा बना दिया। इस समय तक मुगल और निजाम फिर से एकजुट हो चुके थे। पेशवा बाजीराव ने अपने 40 साल के जीवन में 41 लड़ाइयां लड़ी और सभी जीते। गिरीश कुबेर अपनी किताब में लिखते हैं, इतिहास में ऐसा कोई जो शिवाजी से मेल खाता हो वह पेशवा बाजीराव थे। महाराष्ट्र के महानतम सेनापतियों में से एक बाजीराव की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जा सकती है। इतिहासकार जेम्स ग्रांट इफ अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ मराठास में लिखते हैं, बुद्धिमान ब्राह्मण बाजीराव के पास 2 चीजें थी, योजनाएं बनाने के लिए सिर और उसे क्रियान्वयन करने के लिए हाथ। बाजीराव अपने घुड़सवारों का दस्ता लेकर दुश्मन पर बहुत तेजी से हमला करने के लिए जाने जाते थे। जादूनाथ सरकार लिखते हैं, बाजीराव स्वर्ग से जन्मे घुड़सवार सेना नायक थे। उनके जैसा न कोई पहले हुआ और न बाद में होगा।
बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ मराठाओं और राजपूत राजाओं को एकजुट किया। दक्कन के मुगल गवर्नर निजामुल मुल्क आसफ शाह ने बाजीराव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की। मिसाल के लिए बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल को मुगलों ने उन्हें परिवार सहित जब कैद कर लिया, तब बाजीराव ने उनकी मदद की। बाजीराव ने उन्हें उनका राज्य वापस दिलाया। बदले में उन्हें छत्रसाल से 2 उपहार मिले, एक बहुत बड़ी जागीर और दूसरी उनकी प्रेमिका मस्तानी। ये कहानी आप तो फिल्म में ऑलरेडी देख चुके हैं। बुंदेलखंड अभियान के बाद बाजीराव की पहचान एक महान योद्धा की बन चुकी थी। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच किया। 10 दिनों तक बाजीराव की घोड़ों की टाप नहीं थमी और 22 तारीख तक मल्हार राव होलकर और पिलाजी जाधव की अगुवाई में मराठा सेना आगरा के पास पहुंच चुकी थी। घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर शहादत अली खां से मराठों को रोकने के लिए मदद मांगी। शहादत की करीब 1 लाख सैनिकों की फौज ने होलकर को एक हद तक पीछे धकेल दिया। शहादत को जीत महसूस हुई तो उसने सोचा अब बाजीराव दिल्ली के अपने अभियान के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। मुगल कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। इधर बाजीराव ने अपनी योजना इस कदर बदली कि अगले 4 दिन में वह सेना लेकर दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए। क्या बाजीराव सच में दिल्ली तक आ चुका है? इस सवाल का जवाब ढूंढने बादशाह ने भिखारी के वेश में अपना एक गुप्तचर भेजा। उसने बादशाह के आगे भीख में मिला अनाज, कुछ रोटियां और लाल मिर्च की गांठें बिखेर दी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मोहम्मद शाह समझ गया कि मराठे दिल्ली पहुंच गए हैं। पिछले 20 साल के युद्धों में पेशवा की सेना की यही खुराक हुआ करती थी। बादशाह ने दिल्ली के कमांडर अमीर खां को 12,000 की घुड़सवार सेना और तोपें लेकर बाजीराव को लड़ने भेजा। अमीर खां का सरदार मीर हसन कोका आगे बढ़ा, लेकिन मराठों की तलवार से घायल हो गया। वह इतना डर गया था कि अपने चेहरे पर खुद धूल मल ली। मैदान जंग में उसे उसके साथियों ने बुलाया तो वह बोला, मुझे कोका मत बुलाओ, मराठों ने पहचान लिया तो जान से मार देंगे। बाजीराव के लिए अब शाही महल को कब्जे में लेना घंटों का भी खेल नहीं बचा था। फिर बाजीराव ने शाही महल पर हमला क्यों किया, इसका ब्यौरा उनके छोटे भाई चीमाजी को लिखे पत्र से मिलता है। असल में बाजीराव नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। उनकी राजधानी पुणे थी, उन्हें दिल्ली पर शासन नहीं करना था। पेशवा को यह भी मालूम था कि शहादत खां और खाए दौरा की सेना पूरी मजबूती से दिल्ली पहुंचने वाली थी। पुणे से इतनी दूर और सेना बुलाते तो दक्कन में निजामुल मुल्क रोड़ा अटका सकता था। चीमाजी उसे रोकने के लिए एक बड़ी सेना लेकर दक्कन में रुके हुए थे। बाजीराव ने चीमाजी को पत्र लिखा। गिरीश कुबेर के मुताबिक बाजीराव के पीछे हटने की दूसरी वजह शाहू जी का आदेश था। शाहू जी के मन में मोहम्मद शाह के लिए एक नरम दिली थी, क्योंकि दिल्ली की कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उन निसा ने उनका पालन पोषण किया था। शाहू जी उन्हें माँ और उनके भाइयों को मामा मानते थे। इस सहानुभूति के चलते शाहू जी ने बाजीराव को मोहम्मद शाह पर हमला करने से मना कर दिया था। हालांकि दिसंबर 1737 में बादशाह की मिन्नत पर निजाम बाजीराव से लड़ने भोपाल पहुंचा। भोपाल के किले में सेना लेकर डेरा डाले निजाम को बाजीराव ने बाहर आने नहीं दिया। बाजीराव अपने एक पत्र में लिखते हैं, निजाम एक अनुभवी योद्धा है, उसके पास मजबूत सेना और आर्टिलरी है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे किले में बंद होकर खुद को मुश्किल में क्यों डाला हुआ है। आखिरकार 7 जनवरी 1739 के दिन निजाम को बाजीराव से संधि करनी पड़ी। निजाम ने हर्जाने के तौर पर बाजीराव को 50 लाख रुपए और नर्मदा के आसपास का एक बड़ा इलाका दिया। यह बाजीराव की आखिरी लड़ाई थी। इस जंग के कुछ महीने बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को लू लगने या किसी तरह के बुखार से बाजीराव की मृत्यु हो गई। बाजीराव के बड़े बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब अगले पेशवा बने। उन्हें सत्ता के लिए शाहू जी के वंश के दावेदारों से संघर्ष करना पड़ा। नाना साहेब राजपूत राजाओं को भी एकजुट नहीं रख पाए। इन समस्याओं के बीच उन्हें 2 साल तक एक बड़ा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से लड़ना पड़ा। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की लड़ाई में नाना साहेब के सेनापति सदाशिवराव भाऊ और चीमाजी अप्पा की हार हुई। यह हार इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य फिर कभी इससे उबर नहीं पाया। जंग में करीब 40,000 मराठा सैनिक मारे गए थे। 23 जून 1761 को पुणे में नाना साहेब की मृत्यु हो गई। नाना साहेब के बाद 1772 तक उनके बेटे माधवराव पेशवा थे। इस दौरान उन्हें अपने चाचा रघुनाथ राव से सत्ता का संघर्ष करना पड़ा। 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव के बाद नाना साहेब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे। 1774 में पुणे के पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में चाचा रघुनाथ राव ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।
रघुनाथ राव आखिरकार कुछ समय के लिए पेशवा जरूर बने, लेकिन विद्रोह के चलते उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा और नारायण राव के सिर्फ 40 दिन के बेटे सवाई माधवराव अगले पेशवा बने। ऐसे में सदाशिवराव के वफादार रहे नाना फडणवीस ने सत्ता चलाई। इधर अंग्रेजों की नजर लगातार पुणे और पेशवा के बाकी इलाकों पर थी। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पुणे पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाना ने पहले संधि का रास्ता निकाला और फिर 1779 में सीधी लड़ाई में अंग्रेजों को मात दी। सवाई माधवराव नाना के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। निराश होकर 1795 में 21 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1800 में नाना की मृत्यु तक मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था। हालांकि कुछ छोटी छोटी जागीरें अभी कायम थी, अंग्रेजों ने उनमें भी फूट डालनी शुरू कर दी। 1811 में माउंट स्टुफर्ट एल्फिंस्टन पुणे में ब्रिटिश रेजिमेंट बनकर आया। उसने मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय के हाथों में पेशवाई थी। अंग्रेजों ने दूसरे मराठा सरदारों के साथ उसके मतभेदों का फायदा उठाया। बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ पेशवा के बकाया पैसों का विवाद था। बातचीत करने पुणे आए गायकवाड़ के प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री को बाजीराव द्वितीय ने मरवा दिया। एल्फिंस्टन को मौका मिल गया और उसने 8 मई 1816 को पुणे की घेराबंदी करके बाजीराव द्वितीय को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। 1817 में अंग्रेजों ने पहले से बड़ा हमला किया और आखिरकार 1818 में बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार करके कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। इसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी कहते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पेशवा का पद खत्म करके शनिवार वाड़ा पर यूनियन जैक फहरा दिया। मराठा अब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।